वेलकम टू अरियंत। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कंपनी कंपनी क्या होती है, पहले अपन बात कर लें कि कुछ व्यक्ति मिलकर अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड करते हैं, समावेलित करते हैं। तो ऐसे व्यवसाय को अपन क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। कंपनी जो है आपके पास, वो कंपनी विधान, जो मैं अभी आज बोल रहा था कि कंपनी अधिनियम जो है, कंपनी विधान के अनुसार कंपनी शब्द का आशय ऐसी संस्था से है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया हो। यानी आप अपने व्यवसाय को अगर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? आपकी कंपनी बन जाएगी। अथवा संसद या विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई कंपनी के पंजीकृत हो जाने के कारण इसका अस्तित्व उसके सदस्यों से क्या होता है? आपका पृथक होता है। और इस विधान द्वारा निर्मित ये कौन सा व्यक्ति होता है? आपका कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो हमारे पास इस डेफिनेशन में हमें दो तीन चीजें सामने आ रही है। पहला, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या फिर विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। ऐसे कंपनी को हम क्या बोल रहे हैं कि सदस्यों का जो अस्तित्व होता है, वो सदस्यों का अस्तित्व कंपनी से क्या होता है? अलग होता है। दूसरा, इसको अपन क्या मान रहे हैं कि एक कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति क्या होता है अभी और क्लियर कर देता हूं। तो फिलहाल मेन चीज आपके पास कि कंपनी इस तरह से मानी जाती है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी की विशेषताओं। जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसमें सारी विशेषताएं आ जाएगी हमारी। पहली की कंपनी एक ऐच्छिक संघ है। ऐच्छिक संघ का मतलब जितने व्यक्ति इसमें कंपनी को बना रहे हैं वो अपनी इच्छा से अपने व्यवसाय को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं ऐच्छिक है, मतलब वो 2013 में अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड करेंगे तो कंपनी बन जाएगा आपका। अगर उनकी इच्छा है कि नहीं पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो वो पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि आपके कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के सदस्य जो हैं वो अपने व्यवसाय को कंपनी अधिनियम में रजिस्टर्ड कराने के ऐच्छिक हैं। करवाना चाहे तो करवाएं, नहीं तो करवाएं तो किसी अन्य में रजिस्टर्ड करवाएं। तो एक तरह से ये ऐच्छिक संघ होता है। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है। कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति क्या है कि आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे हैं अपन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या चीज होती है? जो वास्तव में मौजूद नहीं है लेकिन जिसके नाम से लेन देन हो रहे हैं। कंपनी वास्तव में मौजूद नहीं है, यानी एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से उसे एक व्यक्ति माना गया है। और कानूनी रूप से व्यक्ति माना गया है तो उसको कुछ अधिकार और कर्तव्य बनते हैं, यानी उसको अधिकार दिए गए हैं। वो अपने नाम से माल खरीद सकती है, अपने नाम से माल बेच सकती है, बैंक में अकाउंट खोल सकती है। तो ये सारे लेन देन एक कंपनी कर सकती है। इसलिए अपन कौन सा व्यक्ति बोल रहे हैं? कृत्रिम व्यक्ति बोल रहे हैं। यानी वास्तव में वो मौजूद नहीं है, एक नेचुरल पर्सन के हिसाब से, प्राकृतिक व्यक्ति के हिसाब से बोल चाल नहीं सकती, लेकिन उसके नाम से कार्य कर सकती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति बोलते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है नेक्स्ट विशेषता हमारी। ये पृथक वैधानिक अस्तित्व कैसे होता है? कंपनी के जो मेंबर होते हैं उस मेंबर का और कंपनी का अस्तित्व अलग अलग माना जाता है। यानी कंपनी के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उन सदस्य का उनकी कंपनी से अस्तित्व क्या मान रहे हैं अपन? अलग अलग मान रहे हैं। तो कंपनी एक अलग व्यक्ति है और उसके सदस्य अलग हैं। तो अगर किसी सदस्य ने अपनी सदस्यता छोड़ भी दी तो भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ये दोनों पर्सन को हम अलग अलग पर्सन मान रहे हैं। कंपनी का नाम, कंपनी के नाम के हिसाब से वो अपना काम करती है, उसके नाम से खरीदा जाता है, उसके नाम से बेचा जाता है, उसके नाम से बैंक अकाउंट होता है। सदस्यों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। सदस्यों की संख्या बढ़ती घटती रहती है, इसलिए सदस्यों से कोई लेना नहीं होता। जो भी लेन देन हो रहा है वो सिर्फ किसके नाम से हो रहा है? आपका कंपनी के नाम से हो रहा है। इसलिए कंपनी का अपना पृथक अस्तित्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास
कि कंपनी की एक सार्वभौम मुद्रा होती है। ये सार्वभौम मुद्रा की क्या चीज होती है? आपने देखा होगा कि कभी भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो नीचे सील लगाते हैं अपन, तो ये सील को ही अपन बोलते हैं सार्वभौम मुद्रा, कॉमन सील। कंपनी के जो मेंबर हैं उनमें से कंपनी के एक पर्सन को यानी डायरेक्टर चुना जाता है जो कंपनी चलाता है। वो डायरेक्टर अगर किसी से साथ कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो साथ में कंपनी की सील लगा देगा, उस एग्रीमेंट के नीचे कंपनी की सील लगाएगा। इसका मतलब जो डायरेक्टर है वो अपने सिग्नेचर तो करेगा लेकिन उस पर सील लगाकर सिग्नेचर करेगा। इसका मतलब वो कंपनी के द्वारा क्या किया गया है? एग्रीमेंट तैयार किया गया है, अनुबंध किया गया है। तो एक एग्रीमेंट तैयार करते वक्त, एक अनुबंध करते वक्त या कंपनी से संबंधित कोई भी कार्यवाही करते वक्त हम जब उसके कहते हैं कागज कंप्लीट करते हैं तो कंपनी की सील लगाकर उस पर सिग्नेचर किए जाते हैं ताकि ये पता लगे कि एग्रीमेंट कंपनी के माध्यम से किया गया है, उसके किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उस पर साइन किए गए, सील किए गए। तो इसलिए उस पर सील लगाना जरूरी होता है। अगर आपने कंपनी से डायरेक्टर ने साइन कर दिया, कंपनी की सील नहीं है, तो वो एथोराइज नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कंपनी के द्वारा किया गया नहीं है, सिर्फ एक पर्सन के द्वारा किया गया है। और डायरेक्टर टाइम टू टाइम चेंज भी तो हो सकते हैं, तो कंपनी जब तक की सील नहीं होगी इसका मतलब वो कंपनी के थ्रू नहीं वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है उसका दायित्व सीमित होता है। कंपनी में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों द्वारा कंपनी में पैसा लगाया जाता है, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। अंश पूंजी होती है, शेयर्स कैपिटल होती है आपकी। उस कैपिटल में जितना पैसा लगाया है उनका दायित्व तो उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। जैसे मान लें कि एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है, तो एक व्यक्ति ने अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा है और वो कंपनी को 100 रुपए दे चुका है, अब उसकी कोई लायबिलिटीज नहीं होगी, चाहे कंपनी कितने भी लॉस में जाए, चाहे कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाए, उसका दायित्व 100 रुपए चुकाना था जो वो चुका है। तो कंपनी का जो सदस्य है उसका सीमित दायित्व होता है और उसका दायित्व उसकी पूंजी तक क्या होता है? आपका सीमित होता है। यानी सदस्यों की निजी संपत्ति बेचकर हम कभी भी कंपनी को पेमेंट नहीं करेंगे। तो सदस्यों का दायित्व क्या बता रहे हैं अपन यहाँ पे? सीमित बता रहे हैं। नेक्स्ट हो रहा है अंशों का हस्तांतरण करनी है, हस्तांतरण, ट्रांसफरेबिलिटी। तो एक कंपनी अपने जो अंश होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे अंश क्या होते हैं, लेकिन कंपनी के अंश जो होते हैं उन अंशों के हस्तांतरण को प्रतिबंध भी लगा सकती है और हस्तांतरण की परमिशन भी दे सकती है। यानी अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो मैं किसी से पूछ के हस्तांतरण करूं या अपनी मर्जी से कभी भी हस्तांतरण कर सकता हूं, वो चीज बात कर रहे हैं अपन। तो एक निजी कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके हस्तांतरण पर तो प्रतिबंध होता है, वो अपनी मर्जी से अपने शेयर हस्तांतरण नहीं कर सकते। जबकि एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसके शेयर कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है। तो आपके पास यहाँ पे जो हस्तांतरण हो रहा है वो हस्तांतरण कोई भी कर सकता है सार्वजनिक कंपनी के लिए, वहां परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपनी की खुद खास विशेषताएं जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमें कंपनी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं कंपनी का वर्गीकरण, यानी कंपनी कितने प्रकार की होती है। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कंपनी एक निजी होती है, एक सार्वजनिक होती है। तो कौन सी कंपनी निजी होती है, कौन सी सार्वजनिक होती है, उनके प्रकार हैं ये। तो अपन उनके वर्गीकरण ही कर रहे हैं कि कंपनी कितनी तरह से बांटी जा सकती है, कितने प्रकार बताए जा सकते हैं। तो पहला आ रहा है आपके पास कंपनी का जो निर्माण कर रहे हैं उनकी विधि के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। तो विधि के आधार पर जो कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है वो कंपनी हो रही है चार्टेड कंपनी, ठीक है। चार्टेड कंपनी जो होती है वो चार्टेड अकाउंटेंट की जो कंपनी होती है वो होती है। तो ऐसी कंपनी प्राय अपने नाम के पीछे क्या लगाती है? चार्टेड अकाउंटेंट शब्द लगाती है, ठीक है। किसी चार्टेड अकाउंटेंट के देखना चार्टेड अकाउंटेंट लिमिटेड ऐसा कुछ लिखा रहता है, चार्टेड अकाउंटेंट लिखा रहता है। तो चार्टेड अकाउंटेंट शब्द का प्रयोग करती है। और अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक क्या थी? चार्टेड कंपनी थी। इस प्रकार की कंपनियां वर्तमान में प्रचलित नहीं है क्योंकि चार्टेड कंपनियां जो होती है वो चार्टेड फर्म कहलाने लग गई, कंपनियां नहीं हुई अब आपकी। तो इस तरह के जो चार्टेड अकाउंटेंट वाली चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, चार्टेड वाली जो कंपनियां हैं वो अब रजिस्टर्ड नहीं होती आपके पास। नेक्स्ट आता है आपके पास वैधानिक कंपनी में, वैधानिक कंपनी जो लीगल कंपनी है। अब लीगल कंपनी कौन सी होती है? जो संसद द्वारा, विधान द्वारा निर्मित की गई कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां क्या कहलाती है? आपकी वैधानिक कंपनियां कहलाती है। ऐसी कंपनी जिनका समावेलन मतलब रजिस्ट्रेशन एक विशेष उद्देश्य के लिए संसद या राज्य विधानसभा द्वारा
पारित विशेष विधान या अधिनियम के द्वारा किया जाता है उसे क्या बोल रहे हैं अपन? वैधानिक कंपनी बोल रहे हैं। तो वैधानिक कंपनी यानी संसद में एक विशेष शर्त बुलाकर या विशेष अधिनियम द्वारा उसे क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? आपकी वैधानिक कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट है आपके पास समावेशित या पंजीकृत कंपनी। जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, भारत में सर्वाधिक कंपनियों का निर्माण कंपनी अधिनियम में समावेशित करके ही किया जाता है। कंपनी अधिनियम बताया मैंने अभी यार आपको 2013 चल रहा है अभी अपडेट। पुराना जो कंपनी अधिनियम था वो 1956 था, अभी जो चल रहा है वो कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। तो हमारे पास जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है वो रजिस्टर्ड कंपनी कब होगी? जब वो अपने कंपनी अधिनियम 2013 में उसका क्या करवा लेगी? रजिस्टर्ड करवा लेगी। तो अगर आप अपना व्यवसाय को रजिस्टर्ड करवाओगे और किसमें रजिस्टर्ड करवाएंगे अपन? कंपनी अधिनियम 2013 में रजिस्टर्ड करवाएंगे, तब जाके वो एक पंजीकृत कंपनी कहलाएगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा आपने तो वह अनरजिस्टर्ड कंपनी है, अपंजीकृत कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट आ रहा है दायित्वों के आधार पर। ठीक है, अभी तो वैधता के आधार पे थी, अब दायित्वों के आधार पे बात कर रहे हैं। तो दायित्वों के आधार पे कंपनी को अपन फिर बांटते हैं। पहला है सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो अभी यार बात कही थी कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक क्या होता है? आपका सीमित होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं सीमित दायित्व वाली कंपनी का मतलब है कि सदस्यों का दायित्व क्या रहेगा? आपका सीमित रहेगा। जितना उन्होंने पैसा लगाया है उतना ही उनका दायित्व रहेगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटीज उनकी उत्पन्न नहीं होगी। तो ऐसी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य अथवा उनके द्वारा दी गई राशि तक क्या होता है? आपका सीमित होता है। ऐसी कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो लिमिटेड शब्द जो लग रहा है आपका वो सीमित दायित्व वाली कंपनी के पीछे लगता है। जनरली हमारे पास ऑलमोस्ट ज्यादातर कंपनियों के पीछे लिमिटेड लगता ही है। तो यानी उनके द्वारा जो कंपनियां हैं, उस मेंबर है जिन्होंने पैसा लगाया है, उनके पूंजी उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है वहीं तक सीमित है। आप उनकी संपत्तियां, निजी संपत्तियां बेचकर पैसा वसूल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास असीमित दायित्व वाली कंपनी। और असीमित दायित्व वाली कंपनी में अभी आज जो बात कर रहे थे अपन कि सदस्यों का दायित्व सीमित ना होकर असीमित हो जाएगा, यानी उसकी निजी संपत्तियां बेचकर भी पैसा वसूल कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आज की तारीख में ऐसी कोई कंपनियां प्रचलन में नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि असीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी होती है जिसके सदस्यों का दायित्व की कोई सीमा नहीं होती, यानी जरूरत पड़ेगी उतना पैसा हम उनसे मंगा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख में जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती है उनका दायित्व सीमित वाली दायित्व वाली कंपनियां ही होती है, असीमित दायित्व वाली कंपनियां नहीं होती। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास सदस्यों की संख्या के आधार पर उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सदस्यों की संख्या यानी कितने मेंबर बनते हैं उसके आधार पर अपन उस कंपनी को तैयार करते हैं। तो पहला दे रखा है निजी कंपनी। एक निजी कंपनी जो होती है उसमें कम से कम अगर बात करें तो मात्र 2 सदस्यों के द्वारा वो निजी कंपनी बन सकती है। तो अगर किसी कंपनी को निजी कंपनी बोल रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि निजी कंपनी पारिवारिक अथवा छोटे व्यवसायों के लिए एक आदर्श व्यापारिक संगठन है। यानी जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं वो निजी कंपनी के रूप में अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ कितने सदस्यों की जरूरत पड़ रही है? 2, कम से कम 2 सदस्यों की जरूरत है, एक निजी कंपनी बन सकती है। निजी कंपनी के लिए एक कंडीशन और भी है कि उसकी जो कैपिटल होती है, हमारी पूंजी जो होती है, वो पूंजी 1 लाख रुपए, कितने रुपए? 1 लाख रुपए या उससे अधिक निर्धारित की गई है। उससे कम की निजी पूंजी नहीं हो सकती आपकी। कम से कम कितनी पूंजी होनी चाहिए आपकी? 1 लाख होनी चाहिए। तो कम से कम 2 सदस्य होंगे और उसकी जो मिनिमम पूंजी है वो मिनिमम पूंजी कितनी हो सकती है आपकी? 1 लाख हो सकती है। दूसरी कंपनी होती है हमारी सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी होती है जिसमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं और उनकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है, यानी निजी कंपनी के नियम लागू नहीं होते जिस पे, जिसकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी कितने रुपए होगी आपकी? 5 लाख रुपए होगी। निजी कंपनी की तो 1 लाख थी, लेकिन सार्वजनिक कंपनी की पूंजी कितनी हो जाएगी आपकी? 5 लाख हो जाएगी। और 5 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है आपकी।
निजी कंपनी के लिए एक और कंडीशन है कि निजी कंपनी में कम से कम न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं आपके? 7 सदस्य होते हैं। कम से कम कितने सदस्य होंगे आपके? 7 सदस्य होंगे। और सार्वजनिक कंपनी में लिमिटेड शब्द का प्रयोग अनिवार्य होता है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी जितनी भी होती है उनमें लिमिटेड वर्ड क्या करना पड़ेगा? जरूरी है, लगाना होगा। एक और कंडीशन आती है हमारे पास कि जो निजी कंपनी है वो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी। अब ये सहायक कंपनी क्या होती है? अभी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास। निजी कंपनी किसी सार्वजनिक कंपनी की क्या है? आपकी सहायक कंपनी है। तो उस कंपनी को भी इस उद्देश्य के लिए क्या माना जाता है? सार्वजनिक कंपनी माना जाएगा। ठीक है, यानी निजी कंपनी को भी क्या मान लिया जाएगा? सार्वजनिक कंपनी मान लिया जाएगा। अगर निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी होगी तब। ये सहायक कंपनी क्या होती है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अभी, तब पता जाएगा कि सहायक कंपनी क्या होती है हमारे पास। तो कंपनी के जो प्रकार है उन्हीं में चल रहे हैं अभी अपन। थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारे पास, एकल व्यक्ति वाली कंपनी। नाम से पता लग रहा है कि एकल व्यक्ति, एकल व्यक्ति का मतलब एक सिंगल व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति कंपनी बना रहा है। यहाँ सदस्य कितने होंगे? सिर्फ एक अकेला व्यक्ति होगा। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी से आशय ऐसी कंपनी में है जिसका कोई एक व्यक्ति ही सदस्य होता है। कोई एक व्यक्ति क्या बनेगा? उसका सदस्य बनेगा। लेकिन उसके कुछ प्रावधान है जो हमें याद रखने हैं। पहला प्रावधान दे रखा है कि वो एक प्राकृतिक व्यक्ति हो, जो भारतीय नागरिक होना चाहिए और भारत में निवासी हो, तब जाके एकल व्यक्ति कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, तो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो आपके पास भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा एक व्यक्ति जो एकल व्यक्ति बना रहा है वो एक ही कंपनी बना सकता है, एकल कंपनियों का समावेलन नहीं कर सकता। यानी एक से ज्यादा कंपनी वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। अपने नाम से एकल कंपनी एक ही बनाएगा, एक से ज्यादा नहीं बना सकता। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका, वो गैर बैंकिंग वित्तीय व्यापार नहीं कर सकता। एकल व्यक्ति जो बना रहा है या एकल कंपनी जो बन रही है वो आपके पास गैर बैंकिंग व्यवसाय जो होता है उसका वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो एकल व्यक्ति कंपनी जो 1 पर्सन कंपनी होता है, हमें उन कंपनियों में ये नियम हमें ध्यान रखने होंगे कि इन नियमों के आधार पर एक व्यक्ति एकल कंपनी बना सकता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनी को वापस हमने हिस्सों में बांटा है। तो पहला आ रहा है आपके पास विदेशी कंपनी, कि एक विदेशी कंपनी क्या है? तो ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड की गई है। यहाँ का अधिनियम तो क्या है? कंपनी अधिनियम 2013। तो अगर 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होगा किसी अन्य अधिनियम, भारत के बाहर जो अन्य देश हैं उनके अंतर्गत, उनके भी तो कंपनी अधिनियम होंगे, वहां कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है तो फिर वो क्या कहलाएगी? आपकी विदेशी कंपनी कहलाएगी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 242 के अनुसार विदेशी कंपनी से आशय भारत से बाहर समामेलित, भारत के बाहर समामेलित हो रही है, ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी? आपकी विदेशी कंपनी कहलाएगी। और भारतीय कंपनी क्या है आपकी? तो भारतीय कंपनी ऐसी होती है जो भारत में समामेलित हुई हो, वो भारतीय कंपनी है। भारत में समावेश मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या की गई हो? रजिस्टर्ड की गई हो, तो वो कौन सी कहलाएगी? आपकी भारतीय कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास नियंत्रण के आधार पे आपके पास कंपनी को कितने हिस्सों में बांटा है। तो नियंत्रण के आधार पे हम कंपनी को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक होता है हमारी सहायक कंपनी, एक होता है सूत्रधारी कंपनी। अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था हमारे पास कि सहायक कंपनी होना चाहिए। क्या पॉइंट आया था हमारे पास? दोबारा रिपीट करता हूं, कोई निजी कंपनी अगर किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी होती है तो हम उसको भी सार्वजनिक कंपनी मानते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले हमने पॉइंट पढ़ा था। तो वो सहायक कंपनी क्या थी, अब उसका पॉइंट आ रहा है हमारे पास। तो हम उनको नियंत्रण के आधार पर 2 कंपनियां बताते हैं, एक सूत्रधारी कंपनी और एक सहायक कंपनी। सूत्रधारी कंपनी क्या होती है कि जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी के, जैसे ए लिमिटेड है आपकी और एक है बी लिमिटेड, अब 2 अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन ए कंपनी ने बी के कम से कम भी 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए। 50% से ज्यादा, 51 भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, कितने भी है। ए लिमिटेड जो है उसने बी लिमिटेड के जितने भी शेयर हैं उसका 50% से ज्यादा हिस्सा आपने क्या कर लिया? खरीद लिया। 50% से ज्यादा का मतलब 51% हो गया आपका। तो अगर वो खरीद लेता है तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा इस पर ज्यादा अधिकार हो गया,
और ज्यादा अधिकार होगा तो जो हम कहेंगे वही होगा, यानी इसके जो संचालक मंडल है उसमें हम हमारे सदस्य भी तो नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी सरकार होगी वही तो अपनी चलाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सरकार इसकी बन गई तो ये अपने मेंबर इसमें क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है कि भैया मेरे मेंबर इसमें काम करेंगे, वोट तो मैं ही डालूंगा अभी। तो हमारे पास ऐसी कंपनी जो शेयर खरीदती है वो तो कहलाती है सूत्रधारी कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उसे बोलते हैं अपन सहायक कंपनी, ठीक है। तो मेन चीज आपके पास क्या कह रहा है, देखो सूत्रधारी कंपनी कौन सी होती है, यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के 50% से अधिक, 50% से अधिक का मतलब 51% आ गया, 51 के बाद कितने भी हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, 100% तो वही बच्चे बात है, तो अंशों को क्रय कर लेती है अथवा उस कंपनी के संचालक मंडल बनाने में क्या करती है, नियंत्रण करती है, यानी आपके जो डायरेक्टर बनेंगे उस पर भी हमारा कंट्रोल हो रहा है। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, आपकी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सूत्रधारी कंपनी की कंडीशन है कि जो कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर खरीद लेती है या उसके संचालक मंडल को नियंत्रण कर रही है वो कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहला रही है। सूत्रधारी कंपनी के बाद आती है सहायक कंपनी। कौन सी कंपनी सहायक कंपनी बनेगी, तो सहायक कंपनी अभी हाल मैंने आपको समझाया कि ये जो बी लिमिटेड है जिसके 50% शेयर इसने खरीद लिए वो क्या कहलाएगा, आपका सहायक कंपनी कहलाएगी। तो हमारे पास सहायक कंपनी की कंडीशन क्या आ रही, देखो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 287 के अनुसार कोई भी कंपनी अन्य किसी कंपनी की सहायक कंपनी उसी दशा में होगी जबकि सूत्रधारी कंपनी निम्नलिखित शर्तें पर कंडीशन है, देखो संचालक मंडल का क्या करती हो, गठन करती हो, या फिर सेकंड पॉइंट इस कंपनी के कुल समता अंशों के आधे से अधिक भाग को स्वयं या उसकी अन्य एक से अधिक सूत्रधारी कंपनियां धारण करती हो। ये एक से अधिक क्या है वो भी समझाता हूं मैं आपको। तो आपके पास ये कंडीशन अप्लाई होती है। ये एक से अधिक क्या है, देखो ए लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 70% शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, और बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड के 90% शेयर खरीद रखे हैं। तो जरा देखना था, सी लिमिटेड सहायक कंपनी हो गई किसकी, बी लिमिटेड की, क्योंकि बी ने 90% शेयर यानी आधे से ज्यादा हिस्सा खरीद रखा है। तो सी लिमिटेड का सहायक कंपनी किसकी कहलाएगी, बी लिमिटेड की, और बी लिमिटेड क्या कहलाएगी इसमें, सूत्रधारी कंपनी। बी लिमिटेड के 70% हिस्सा किसने खरीद रखा है, ए ने खरीद रखा है। तो ए ने खरीद रखा है तो ए सूत्रधारी कंपनी हो जाएगी और बी सहायक कंपनी हो जाएगी। तो इनके बीच में रिलेशन ये और इनके बीच में, यानी ये होल्डिंग कंपनी बनती है तो ये सब्सिडीज कंपनी होती है, जब ये होल्डिंग कंपनी होती है तो ये सब्सिडीज कंपनी होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि ए ने सी का तो कोई हिस्सा खरीदा ही नहीं, लेकिन सी ए की भी क्या कहलाएगी, सब्सिडीज कंपनी कहलाएगी, क्योंकि ए ने बी का हिस्सा खरीद रखा है और बी ने किसका हिस्सा खरीद रखा है, सी का खरीदा है। यानी अगर यूं कहूं कि सी का 90% प्रॉफिट इसके पास आता है तो उस प्रॉफिट में से 70% प्रॉफिट किसके पास चला जाता है, ए के पास चला जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर ए को इनडायरेक्टली सी का प्रॉफिट भी मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम ए होल्डिंग कंपनी बी की तो है, साथ में सी की भी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, या यूं कहें कि ए की सब्सिडीज कंपनी 2 कहलाएगी, बी और सी। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन वही लग रही थी, एक से अधिक सूत्रधारी कंपनियां भी हो सकती है, उनका अंश धारण कर सकती है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास अंश, शेयर्स। बार बार अपन बात कर रहे हैं कि कंपनी के अंश होने चाहिए, कंपनी के अंश होने चाहिए, सदस्य बनेंगे अंश के। अब ये अंश होते क्या है, कंपनी की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को अपन जब बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, पूंजी तो चाहिए ही चाहिए, बिना पूंजी के बिजनेस नहीं कर सकते अपन, तो कैपिटल चाहिए आपको। ये जो कैपिटल लगा रहे हैं अपन, इस कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा, जैसे अपन ने कह दिया कि हमारा कंपनी में कैपिटल लगानी तो भाई आपको 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे,
मिनिमम कैपिटल 100 रुपए की है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, अलग अलग हो सकती है। ये जो कैपिटल बता रहे हैं अपन कि भाई इससे छोटी कैपिटल नहीं है, 100 रुपए तो आपको लेने ही पड़ेंगे, 100 रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है 2 रुपए लगा के आप कंपनी के मालिक बन गए, हमारी कंपनी में 100 रुपए मिनिमम लगाने पड़ते हैं। तो कंपनी की कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो एक हिस्सा कहला रहा है, हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, अंश बोल रहे हैं, शेयर बोल रहे हैं। तो क्या कह रहा है, देखो किसी कंपनी की कुल पूंजी को निश्चित मूल्य, जो भी निश्चित मूल्य होगा, 100 रुपए हो सकता है, 10 रुपए हो सकता है, 5 रुपए हो सकता है, निश्चित मूल्य की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। और सबसे छोटी इकाई को जो होता है आती है उसे क्या बोलते हैं अपन, अंश बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 100 हो सकता है कोई कंपनी अपना अंश का मूल्य कितना निर्धारित करे, 10 रुपए निर्धारित करे। तो कोई कंपनी हो सकता है अपने अंश का मूल्य कितना निर्धारित करे, 10 रुपए निर्धारित करे। हो सकता है कोई कंपनी अपने अंश का मूल्य 5 रुपए निर्धारित करे। तो ये तो कंपनी के ऊपर निर्धारित करता है कि कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा कितने का होगा, 5 रुपए का होगा, 10 का होगा या कितने का होगा। तो ये जो मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, ये मूल्य जितने का भी होगा वो एक हिस्सा कहलाता है, एक अंश कहलाता है। तो सबसे छोटी इकाई या प्रत्येक इकाई को क्या बोल रहे हैं अपन, अंश बोल रहे हैं, शेयर्स बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कि अंश की क्या प्रकृति है, यानी अंश तो बता दिया हमने अंश होते हैं, लेकिन इनके क्या फीचर्स होते हैं, इनके क्या विशेषताएं होती हैं इन अंशों की। तो अंशों के लिए क्या बात कर रहा है, देखो निम्नलिखित बातें इसमें अंशों से रिलेटेड होती है, सम्मिलित होती है। क्या बोल रहा है, देखो वस्तु अधिनियम 1930 ये एक नाम है। जैसे कंपनी अधिनियम पढ़ रहे हैं, ऐसे वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 भी है, जिसमें वस्तुओं के लेन देन यानी जो माल होता है हमारा, उसके नियम और कानून निर्धारित किए गए हैं। तो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत अंशों को भी क्या माना जाता है, माल माना जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शेयर्स का खरीदने और बेचने का काम करते हैं, तो उनको भी माल की कैटेगरी में लिया जा सकता है। सेकंड बोला है, अंश जो है एक हस्तांतरणीय चल संपत्ति है। हस्तांतरणीय का मतलब जानते हैं हम कि हम अपने अंशों को दूसरे व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जिंदगी भर हमारे साथ चिपके रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, आप जब चाहें तब उनको क्या कर सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरण कर सकते हो। नेक्स्ट तीसरा अधिकार अंश के लिए क्या है, अंश के धारक को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, तो कुछ दायित्व भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि अंश कितने तरीके होते हैं, उनको क्या अधिकार मिलते हैं, क्या उनके पास संपत्ति दायित्व होते हैं, तो उनके बारे में कि जब आप अंशों के धारक बन जाओगे, अंश के धारक को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बन जाओगे। शेयर्स के मालिक को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। तो अगर आप शेयर होल्डर बन जाओगे तो आपको कुछ अधिकार भी प्राप्त होंगे, साथ में कुछ दायित्व भी मिल जाएंगे आपको। अंशों को गिरवी रखा जा सकता है, यानी आप जैसे मकान गिरवी करके लोन ले सकते हो, कंपनियां भी अंशों को गिरवी करके लोन ले लेती है। तो यहाँ पे अपन गिरवी रखने का अधिकार मिलता है आपको। अंशों का क्रय विक्रय किया जा सकता है, जैसे हमने कहा कि ट्रांसफर कर सकते हैं, माल मान रहे हैं तो क्रय विक्रय होगा ही सही। अंशों को वसीयत भी की जा सकती है। आप अगर कंपनी का शेयर खरीद लो और आप चाहो कि भाई मेरे बेटे को ये शेयर मिलेंगे, तो यहाँ से वसीयत में भी लिख सकते हो। तो ये कंपनी के खास खास नियम हैं जो हमें अंशों के बारे में बताता है कि भाई किस तरह के अंश होते हैं। अंशों के प्रकार की बात आती है हमारे पास कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पूर्वाधिकार अंश और एक समता अंश। तो आपके पास कंपनी अधिनियम में जो सार्वजनिक कंपनी होती है हमारे पास, उस सार्वजनिक कंपनी में 2 प्रकार के अंश क्या होते हैं हमारे पास निर्धारित किए गए हैं, पूर्वाधिकार अंश, और पूर्वाधिकार अंश को एक और नाम देते हैं अधिमान अंश, इंग्लिश में बोलते हैं इनको प्रेफरेंस शेयर्स। और दूसरे होते हैं समतांश, समतांश को साधारण अंश भी बोलते हैं अपन, साधारण अंश, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इनको समतांशों को बोलते हैं अपन, और प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंशों को क्या बोलते हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी के 2 तरह के शेयर होते हैं जिनको कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाती है, क्योंकि शेयर जो है, अंश जो है, उन्हीं से कंपनी की कैपिटल तैयार होती है। अभी बात करेंगे अपन, आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, अंश की पूंजी जो तैयार होती है, यानी अंशों से जो पूंजी तैयार करते हैं उसे बोलते हैं अंश पूंजी, शेयर्स कैपिटल। तो हमारे पास अंश 2 तरह के हैं, कैपिटल भी 2 तरह की हो जाएगी हमारी, अधिमान अंश और समतांश। अधिमान अंशों की बात करते हैं कि इनमें क्या अधिकार होते हैं या इनकी क्या नेचर होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनका कंपनी के जीवन काल में एक निश्चित
दर से क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। और समापन जब कंपनी का होगा तो पूंजी वापस प्राप्त करने का भी क्या होगा, प्रथम अधिकार प्राप्त करती है। तो हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर हैं, उन प्रेफरेंस शेयर की कुछ खास विशेषताएं हैं। एक तरह से पहले विशेषताएं पढ़ लेते हैं अपन प्रेफरेंस शेयर की, अपने आप सारी चीजें आ जाएगी आपके पास। प्रेफरेंस शेयर को एक निश्चित दर से क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। ये लाभांश क्या होता है, आप किसी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप क्या चाहोगे कि इस कंपनी का प्रॉफिट मुझे मिले, लाभ मिले, ठीक है। तो हम भी यहाँ बात कर रहे हैं कि कंपनी जो लाभ अपने अंशधारियों को दे रही है, अपने मालिकों को दे रही है, उसको बोलते हैं लाभांश। तो लाभांश पहले किसको मिल रहा है, आपको प्रेफरेंस शेयर को मिल रहा है। पहले प्रेफरेंस शेयर को लाभांश दिया जाता है और एक निश्चित दर से दिया जाता है, यानी आपका लाभ कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कंपनी के अंतर नियम में 8% निर्धारित कर दिया तो हर साल 8% ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो चाहे कम हो रहा हो। तो पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं उन पर लाभांश की दर क्या होती है, आपकी निश्चित होती है। जनरली जो प्रेफरेंस शेयर लिखते हैं अपन, जब भी कभी भी प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे उसके आगे यहाँ रेट लिख देते हैं, जैसे 8% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हर साल इनको 8% मिलने वाला है। अगर यहाँ 10% लिखा हुआ है आपका कि 10% प्रेफरेंस शेयर है, तो इसका मतलब हर साल प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दे रहे हैं अपन, वो कितना परसेंट दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं। तो जब भी आप किताब में प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ो उसके आगे देखना रेट लिखी रहती है, 8%, 10%, 12%, इस तरह से रेट लिखी रहती है। इसका मतलब है कि कंपनी हर साल इनको उतनी अमाउंट से, उतनी दर से क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो यह दर क्या रहेगी, आपकी निश्चित रहेगी। दूसरा, इनको अधिकार होता है पहले लाभ प्राप्त करने का। इन अंशधारकों को, यानी जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता, मत डालने का, वोट डालने का अधिकार नहीं होता। ये वोट क्यों डलता है, अभी अपन आप पढ़ते हैं, चलो समझा देता हूं मैं। वोट डालने का अधिकार समता अंशों का होता है। वोट डालकर जैसे हम नेता चुनते हैं, ऐसे कंपनी के अंशधारी वोट डालकर डायरेक्टर्स को चुनते हैं जो कंपनी को चलाता है। अंशधारी डायरेक्ट कंपनी नहीं चलाते, अंशधारी तो पैसा लगाते हैं। कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति कौन होता है, कंपनी का डायरेक्टर होता है। और वो डायरेक्टर चुनने का अधिकार सिर्फ समता अंशधारियों को होता है, पूर्वाधिकार अंशधारी को नहीं होता। यानी वोट नहीं डाल पाएंगे तो नेता भी नहीं चुन बनाएंगे। तो इसलिए हमारे पास इनको नेता चुनने का अधिकार नहीं होता। कंपनी के समापन पर इन अंशों का भुगतान समता अंशों से पहले किया जाता है। यानी पहले पेमेंट किसका होगा, कंपनी अगर बंद हो गई तो प्रेफरेंस शेयर का होगा। इसलिए हम इनको, इन अंशों को क्या बोलते हैं, शोधनीय अंश। यानी कंपनी इनको पेमेंट कर देगी अगर कंपनी के पास पैसा होगा, जब कंपनी समापन होगी, या उससे पहले अगर कंपनी को पैसा चुकाना है इनका तो पहले भी इनका भुगतान कर सकती है। यानी कंपनी अपने जीवन काल में प्रेफरेंस शेयर का भुगतान कर सकती है, इसलिए अपन इनको बोलते हैं शोधनीय अंश। अब इनके प्रकार पढ़ते हैं अपन तो इसमें आ जाएंगे। तो हमारे पास ये विशेषताएं जो होती है, ये प्रेफरेंस शेयर में होती है। पहले लाभांश मिलता है, निश्चित दर से मिलता है। कंपनी जब बंद होगी तो पहले उनको पूंजी लौटाई जाएगी, और ये शोधनीय है। इसका मतलब कंपनी जीवन काल में इनको कभी भी पैसा रिफंड कर सकती है। कंपनी बंद होगी तभी पैसा मिलेगी, गारंटी नहीं है, पहले भी इनका पेमेंट किया जा सकता है। क्या क्या प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कितने प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अपन उन पे आते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के जो प्रकार हैं हमारे पास, उन पे आते हैं अपन। तो प्रेफरेंस शेयर के प्रकार में पहला प्रेफरेंस शेयर का प्रकार है संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या होता है, अभी हमने बात कही कि प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो सुनना ध्यान से, जैसे मैं मान के चलूं कि मेरे पास 8% वाले प्रेफरेंस शेयर हैं, प्रेफरेंस शेयर हैं, और वो प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास 5 लाख रुपए के। समझने के लिए ले लेते हैं, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर की जो कैपिटल है वो कितने की है, 5 लाख की है। और मैंने अभी यार समझाया था प्रेफरेंस शेयर के आगे दर लिखी जो रहती है, ये जो दर है ये काय की दर है, आपकी लाभांश की दर है। तो कंपनी हर साल फिक्स से 8% डिविडेंड देगी। 5 लाख अगर आपका कैपिटल है तो उसका 8% जो बनता है आपका, वो बन रहा है 40,000 रुपए। 8% कितना बन रहा है, 40,000 रुपए। तो यहाँ कंडीशन क्या हो रही है कि अगर कंपनी को किसी साल हानि हुई तो कंपनी लाभ कैसे दे सकती है। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब है कि आपके ये 40,000 रुपए क्या हो गए, ड्यू रह गए। जब अगले साल कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस साल आपको ये पुराने, यानी जिस साल लॉस हुआ उस साल का डिविडेंड भी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यानी कंपनी के जिस साल लॉस होता है उस साल अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं देगी तो अगले साल आपको 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा।
ठीक है। डिविडेंड तो फिक्स हो गया इनका कि हर साल 40,000 देना है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दे ही देंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस होने के केस में अगर प्रेफरेंस शेयर संचयी पूर्वाधिकार अंश के कैटेगरी में आते हैं तो उनका डिविडेंड ड्यू दे जाएगा। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड उनका चुकाया जाएगा। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश इस प्रकार के होते हैं। इन्हीं का विपरीत होता है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। असंचय का मतलब है जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल तो डिविडेंड दे देंगे हम, लेकिन अगर जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस दिन हम शेयर होल्डर को मना कर देंगे कि अब आपको इस साल का डिविडेंड फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। यानी उनका डिविडेंड ड्यू नहीं रहेगा, बकाया नहीं रहेगा। जब प्रॉफिट होगा तब तो मिल जाएगा, जब प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल का डिविडेंड आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कौन से शेयर कहलाते हैं आपके असंचयी पूर्वाधिकार अंश, यानी उनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता। नेक्स्ट होता है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब ये पार्टिसिपल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? देखो अभी यार मैंने आपसे कहा कि लाभांश की दर 8% फिक्स कर दी, तो 8% तो देना ही देना है। ठीक है, पहले पूर्वाधिकार अंश को देंगे, उनके बाद समता अंशों का नंबर आता है। पूर्वाधिकार अंशों को अगर ये अधिकार दे दिया जाए कि भाई 8% तो दे दिया हमने आपको, लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो हम दोबारा आपको किसी अन्य परसेंट से, जरूरी नहीं 8 ही दें, 5%, 7%, 10% जो भी है, अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो 8% के अलावा भी आपको अतिरिक्त डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये दोबारा डिविडेंड मिलने का अधिकार अगर प्रेफरेंस शेयर के पास है, यानी एक बार तो दे दिया, दोबारा डिविडेंड देने का अधिकार है, तो वो कौन से पहले कहलाते हैं? आपके पार्टिसिपल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं, भागयुक्त अधिमान अंश कहलाएंगे। तो यानी एक बार 40,000 दे दिया, अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो कंपनी कहती है चलो हम आपको 30,000 और दे देते हैं, तो अब आपके पास 40 पहले मिल गया, 30 बाद में फिर मिल गया, तो यानी 70,000 रुपये डिविडेंड मिला। तो अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है तो हम प्रेफरेंस शेयर को दोबारा डिविडेंड दे सकते हैं, और डिविडेंड देने का अधिकार अगर उनके पास है तो वो कौन से प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं? आपके पार्टिसिपल प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। तो नॉर्मल डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है, लेकिन अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा है तो वो दोबारा डिविडेंड लेने का अधिकार रख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोबारा डिविडेंड देने का अधिकार नहीं होगा तो वो कौन से कहलाएंगे? आपके नॉन पार्टिसिपल प्रेफरेंस शेयर, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। यानी अगर कंपनी करोड़ों रुपया कमाए, हमें उससे मतलब नहीं है, आप अगर नॉन पार्टिसिपल प्रेफरेंस शेयर हैं तो आपको सिर्फ हर साल 40,000 का डिविडेंड ही मिलेगा। ये 40,000 फिक्स नहीं है। मैंने अभी आपको सवाल में बताया कि आपके पास जो डिविडेंड की रेट होगी वो यहाँ लिखी होगी, और जितनी कैपिटल है उस कैपिटल का दे रहे हैं अपन, तो 8% निकाला अपन ने 40,000, तो जैसे सवाल होंगे उसके हिसाब से कैपिटल चेंज होगी, रेट चेंज होगी, तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो हम तो यहाँ 40,000 मान के चल रहे हैं कि हमारे सवाल में 40,000 है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 40,000 अगर दे दिया तो 40,000 ही मिलेगा, चाहे कंपनी को कितना भी प्रॉफिट होगा हो, दोबारा डिविडेंड नहीं मिलता। ऐसे कौन से शेयर कहलाते हैं? आपके नॉन पार्टिसिपल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शोध्य पूर्वाधिकार अंश। ये शोध्य पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? देखो, जिनका शोधन कंपनी जीवन काल में कर देती है, यानी कंपनी खत्म होगी तब तो पैसा रिफंड होगा ही होगा, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को अपने जीवन काल के बीच में भुगतान कर देती है। तो जिन प्रेफरेंस शेयर को कंपनी जीवन काल में भुगतान कर देती है वो क्या कहलाते हैं? आपके शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और जिनका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान नहीं कर सकती, कंपनी के समापन पर ही भुगतान मिलेगा, वो क्या कहलाएंगे? आपके अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के होते हैं। एक लास्ट और बच रहे हैं हमारे पास कि परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को फ्यूचर में, यानी कि कंपनी अपने बाद में इश्यू करने के बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद उन प्रेफरेंस शेयर को अन्य सिक्योरिटीज में चेंज करवा सकती है, यानी प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में चेंज करवा ले। तो अगर ये परिवर्तन करवाने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर के पास है कि प्रेफरेंस शेयर की जगह आप इक्विटी शेयर दे दो हमें, तो प्रेफरेंस शेयर कंपनी वापस ले लेगी और बदले में आपको इक्विटी शेयर दे देगी। तो परिवर्तन करवाने का अधिकार होगा तो कौन से कहलाएंगे? परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। और अगर परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है, प्रेफरेंस शेयर हमेशा प्रेफरेंस शेयर के रूप में ही रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अपरिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम शेयर्स जो ले रहे हैं वो किस तरह के होते हैं। अगर सवाल में कुछ भी नहीं दे रखा तो जनरली हम प्रेफरेंस शेयर को कुमुलेटिव नेचर का बताते हैं और पार्टिसिपल प्रेफरेंस शेयर बताते हैं। ठीक है, तो अगर सवाल में दे रखा तो ठीक है, नहीं तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर माने जाते हैं वो जल्दी नहीं।
अब आते हैं इक्विटी शेयर्स पर कि इक्विटी शेयर क्या होता है। तो कंपनी के जो इक्विटी शेयर हैं वो शेयर जो पूर्वाधिकार शेयर नहीं है, वो इक्विटी शेयर होंगे आपके पास, और इन पर जस्ट पूर्वाधिकार अंश का उल्टा चलता है कि इन पर लाभांश की कोई दर निर्धारित नहीं होगी, जबकि प्रेफरेंस शेयर पे तो लाभ की दर थी ना 8%, 10% जो भी होगा एक बार निर्धारित कर देंगे। इन पर कोई निर्धारित नहीं है, लाभ ज्यादा होगा तो ज्यादा दे देंगे, लाभ कम होगा तो कम रेट से दे देंगे, यानी इनके प्रॉफिट पर डिपेंड है, प्रॉफिट के हिसाब से इनको रेट दी जाती है, हर साल की रेट फिक्स नहीं होती। दूसरा, इनको जो लाभांश दिया जाएगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे और बाद में किसको देंगे, अपन इक्विटी शेयर को देंगे। तो संचालक मंडल सिफारिश करेगा तभी दिया जाएगा, इसके लिए एक वार्षिक सभा बुलाई जाती है और उसमें लाभांश को क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है इनके लिए कि पहले एक मीटिंग बुलाओ, उस मीटिंग में लाभांश को डिक्लेयर करेंगे, तब जाके इनको लाभांश भुगतान किया जाएगा। लेकिन लाभांश भुगतान करने के लिए हमारे पास सबसे मेन चीज, ये लाभांश जो हम भुगतान कर रहे हैं ये फिक्स नहीं होता, हर साल के प्रॉफिट पर निर्धारित होता है। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा दर से लाभांश मिल जाएगा, कम होगा तो कम दर से मिल जाएगा। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर को पहले लाभांश मिलता है, उनको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर को लाभांश दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर्स के कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर की जो मेन विशेषताएं वो पढ़ लेते हैं। समता अंशों पर लाभांश जो मिलता है वो अनिश्चित दर से मिलता है, यानी कोई दर निश्चित नहीं होती। कंपनी को लाभ होने पर ही अंशधारियों को लाभांश दिया जाएगा। यहाँ प्रॉफिट होगा तो लाभांश देंगे, अगर लॉस होगा तो कोई लाभांश आपको नहीं दिया जाएगा। समता अंशधारियों को कंपनी में प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। हम यहाँ मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास ज्यादा शेयर होते हैं। समता अंशधारी वास्तविक रूप से कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, क्योंकि वही कंपनी को चलाते हैं, क्योंकि वही मतदान करते हैं, उनको मत देने का अधिकार होता है। मत देने का अधिकार का मतलब वोट डालेंगे और वोट डाल के डायरेक्टर को चुनेंगे, और डायरेक्टर को चुनेंगे तो कंपनी वही चलाएगा। इसका मतलब जिसके पास वोटिंग पावर ज्यादा होगी वो अपनी मर्जी का डायरेक्टर चुन सकता है। समता अंशों का शोधन नहीं होता, लेकिन इनको पुनः क्रय करके कर सकते हैं, यानी मार्केट से कंपनी दोबारा खरीद सकती है। बाय बैक वर्ड आएगा अपने पास, कंपनी समता अंशों को दोबारा खरीद सकती है, लेकिन इनका पेमेंट नहीं होता, शोधन नहीं करते अपन इनका। कंपनी के समापन पर समता अंशों को जो पूंजी का भुगतान होता है वो सबसे अंत में किया जाएगा, यानी सबसे पहले लायबिलिटीज को चुकाओ, लायबिलिटीज को चुकाने के बाद अगर हमें कैपिटल को लौटाना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल को लौटाएंगे, और प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल को लौटाने के बाद किसको लौटाएंगे, अपन इक्विटी शेयर होल्डर को लौटाएंगे। तो हमें इस तरह से इनका भुगतान करना होता है। तो लास्ट में नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ये इक्विटी शेयर्स की विशेषताएं हमारी। अब आते हैं शेयर्स कैपिटल पे। अभी मैंने बोला था कि कंपनी के जो शेयर होते हैं, अगर आप शेयर खरीदोगे तो साथ में उस कैपिटल में पैसा लगा रहे हो एक तरह से, यानी कंपनी की कैपिटल जो होती है वो कैपिटल किसके रूप में होती है, शेयर्स के रूप में। तो हम जो वर्ड यूज करते हैं जब भी हम बात करेंगे शेयर्स कैपिटल के रूप में यूज करते हैं। तो कंपनी की कैपिटल को किस में रखना है, आपको शेयर्स में रखना है। तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण उसकी पूंजी स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती, खुद तो लगाएगी नहीं क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति है, तो वह कुछ व्यक्तियों से पूंजी एकत्रित करती है, और जिन व्यक्तियों द्वारा पूंजी एकत्रित की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, अंशधारी बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। ये उनसे जो राशि इकट्ठी हो रही है वह कंपनी की क्या कहलाएगी, अंश पूंजी कहलाएगी। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं वही शेयर, यानी शेयर खरीद रहे हैं, जो शेयर खरीद रहा है वो कंपनी में पैसा लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, उसी से कंपनी की कैपिटल तैयार होती है। ये कैपिटल जो होती है ये कई तरह की होती है। तो अब अपन बात करते हैं कैपिटल के प्रकार, कितने प्रकार की होती है कंपनी की कैपिटल, उसकी बात कर रहे हैं। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है हमारे पास, वो कैपिटल सबसे पहले बात कर रहे हैं एथोराइज कैपिटल। कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो अपनी कैपिटल बताएगी कि उसकी कैपिटल कितनी होगी, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें कैपिटल पहले से डिसाइडेड है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, 50 करोड़, 500 करोड़, 50 लाख करोड़, जितनी भी है। तो अधिकतम पूंजी जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एथोराइज कैपिटल बोलते हैं। कंपनी के पार्षद सीमा नियम जो होते हैं, जो कंपनी के नियम तैयार किए जाते हैं, उसमें इस चीज को निर्धारित कर दिया जाता है कि कंपनी की अधिकतम पूंजी कितनी होगी, 50 करोड़ होगी या 500 करोड़ होगी। तो यह कंपनी इसमें अधिकृत करती है। अधिकृत पूंजी की अधिकतम अंश पूंजी होती है। सबसे ज्यादा कैपिटल कौन सी होती है, हमारी अधिकृत पूंजी, जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद अंतर नियम से सीमा नियम में किया जाता है।
इसे पंजीकृत पूंजी भी बोलते हैं, नाम मात्र की पूंजी भी बोलते हैं। तो ये नाम है इसके कि रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी आपको मिल सकती है। तो इस एथोराइज कैपिटल तो बोल ही रहे हैं अपन। तो जब कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है उस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो कैपिटल निर्धारित कर रहे हैं वो कैपिटल क्या कहला रही है आपकी, अधिकृत पूंजी या एथोराइज कैपिटल करा रही है। जैसे मैं कहूं कि मेरी कंपनी की कैपिटल, समझना अब अपने आगे बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं। अपनी कैपिटल अपन ने निर्धारित कर दी 50 लाख रुपए की। कितने की निर्धारित कर दी? 50 लाख की। अगर अपन इनको शेयर्स में बांट लें तो एक शेयर अपन ने कहा भाई 10 रुपए का रखेंगे अपन, एक अंश। तो 50 लाख की कैपिटल के लिए हमारे पास अंश कितने होंगे? 5 लाख अंश होंगे, 5 लाख शेयर होंगे। तो 5 लाख इंटू 10 करोगे तो कंपनी की 50 लाख की कैपिटल बन जाएगी। तो हमने कहा कि हमारे पास जब कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो 50 लाख की कैपिटल रख रहे हैं, जिसमें हम 10 रुपए का एक शेयर रखेंगे और 10 रुपए का एक शेयर रखेंगे तो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी? 5 लाख हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। यानी 5 लाख हिस्से का मतलब 5 लाख अंश हो जाएंगे हमारे पास। तो रजिस्टर्ड करवाते वक्त जो हमने कैपिटल निर्धारित करी वो कैपिटल क्या कहलाती है? आपकी अधिकृत पूंजी होती है। अधिकृत पूंजी में समता अंश और पूर्वाधिकांश दोनों आ गए, यानी 50 लाख की कंपनी की कैपिटल है तो वो समता और पूर्वाधिकांश दोनों अंशों में डिवाइडेड है या समता अंशों में डिवाइडेड है। अब आते हैं निर्गमित पूंजी। कंपनी का जो 5 लाख शेयर है, अभी यार अपन ने बात की कि हमारी जो कंपनी है, एग्जांपल ध्यान रखना क्योंकि आगे के पार्ट में आएगा। 5 लाख एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 5 लाख शेयर हैं और एक शेयर 10 का है। तो कंपनी की अधिकृत पूंजी या अधिकतम पूंजी कितनी मान रहे हैं? हमारी कंपनी की 50 लाख मान रहे हैं। अब हम इन अंशों को पब्लिक से कहते हैं आप खरीदो, ताकि पूंजी इकट्ठी है। कोई तो कोई पैसा लगाएगा और जो व्यक्ति पैसा लगाएगा वो अंशधारी होगा, और अंशधारी जो पैसा लगाएगा उससे अंश पूंजी तैयार होगी, हमारी शेयर कैपिटल तैयार होगी। तो कंपनी जितने अंश पब्लिक को खरीदने के लिए कहती है कि भैया हमारे 5 लाख शेयर हैं, आप 5 लाख में से एक काम करो 4 लाख खरीद लो, बाकी 1 लाख हम बाद में दे देंगे। तो कंपनी पूरे शेयर भी इशू कर सकती है, पूरे 5 लाख, और 5 लाख की जगह 4 लाख भी इशू कर सकती है। वो कंपनी की इच्छा पर डिपेंड है। जितने अंश जनता को खरीदने के लिए निर्गमित करते हैं, इशू करते हैं, वो कहलाती है इशूड कैपिटल। निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी के उस भाग का अंकित मूल्य होता है जिसे नगद राशि या अन्य किसी प्रतिफल के बदले में वास्तव में निर्गमित किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास जैसे 5 लाख की कैपिटल है और हम जनता से कह रहे हैं भाई 5 लाख की जगह आप 4 लाख शेयर खरीद लो, यानी हम पब्लिक को कह रहे हैं 4 लाख शेयर्स आप ले सकते हो, उसका पैसा आप जमा करा दो तो हमारी शेयर कैपिटल तैयार हो जाएगी। तो ये कैपिटल आपकी 4 लाख वाली जो कैपिटल है ये इशूड कैपिटल कहलाएगी। जो 1 लाख बचे वो कंपनी ने अभी इशू नहीं किए, बाद में इशू करेगी, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? अनिर्गमित पूंजी कहलाएगी, अनइशूड कैपिटल। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो निर्गमित नहीं किया जाता वो क्या कहलाएगा? आपका अनइशूड कैपिटल। अभी निर्गमित नहीं किया, कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये बचा हुआ हिस्सा भी बाद में इशू किया जा सकता है, लेकिन अभी इशू नहीं है, तो जब तक इशू नहीं होगा तब तक वो अनिर्गमित पूंजी कहलाएगी आपकी। नेक्स्ट पूंजी होती है प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? देखो 5 लाख में से अपन ने जनता को ऑफर किया भैया 4 लाख खरीद लो। अब हम तो कह रहे हैं जनता से 4 लाख खरीद लो, जनता की भी तो इच्छा होगी, खरीदना है तो खरीदेगी, नहीं तो नहीं खरीदेगी। तो 4 लाख शेयर जो हमने जनता के सामने रखे हैं कि भाई आप खरीदो, जनता कितना खरीदती है? अगर पूरे 4 लाख खरीद लेगी तो वो सब्सक्राइब कैपिटल 4 लाख से तैयार हो जाएगी। 4 लाख में से अगर उन्होंने 3,50,000 खरीदे तो फिर 3,50,000 वाली कैपिटल क्या कहलाएगी? आपकी एथोराइज कैपिटल कहलाएगी, सॉरी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। तो आपके पास सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब है 4 लाख शेयर जनता को खरीदने के लिए ऑफर किए थे, उस 4 लाख में से जनता ने 3.5 लाख के शेयर के लिए खरीदने की इच्छा जताई है, या कंपनी के पास जो आवेदन आए हैं वो 3.5 लाख के आए हैं। तो वो शेयर जो जनता खरीदना चाहती है उनकी कैपिटल को क्या कहते हैं अपन? प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे लेने के लिए जनता द्वारा आवेदन किया जाता है क्या कहलाती है? आपकी प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब कैपिटल कहता है। तो जनता 3.5 लाख शेयर के लिए आवेदन कर रही है, तो वो वाली कैपिटल जो 3.5 लाख शेयर से तैयार होगी वो कौन सी कैपिटल कहलाएगी? आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। हम एक अंश 10 रुपए का मान के चले थे, तो हमारे पास देखो स्टार्टिंग में 5 लाख शेयर थे, 5 में से 4 लाख जनता को इशू किए, 4 लाख में से 3.5 लाख जनता ने खरीदे, तो प्रार्थित पूंजी जो होगी वो 3.5 लाख होगी। उस प्रार्थित पूंजी का वो हिस्सा जो जनता से मांगा जाता है
उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। यानी हम 5 लाख शेयर में से जनता को खरीदने के लिए सिर्फ 4 लाख शेयर खरीदने के लिए बोले थे, जनता ने उसमें से भी कितने खरीदे, सिर्फ 3.5 लाख के लिए आवेदन किए हैं। तो 3.5 लाख रुपए के लिए आवेदन किया है हमने कि भैया जनता खरीदना चाहती है। अब 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपए के शेयर्स में से हमने जनता से कहा भाई पैसे जमा करा दो। जनता ने अगर पूरे 10 रुपए आपने जनता से मांग लिए, पूरे 10 रुपए, ठीक है, जरूरी नहीं है पूरे 10 रुपए एक साथ मांगे, हम इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं कि भाई 5 अभी दे दो, 5 बाद में दे देना। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि पूरे 10 रुपए एक साथ मांग रही है या उसको भी टुकड़े करेगी। जनता से जितना पैसा मांगा है, जितनी कैपिटल मांगी है, वो कैपिटल क्या कहलाती है आपकी, कॉल्ड अप कैपिटल। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से मांगा जाता है उसे कौन सी पूंजी बोलते हैं, मांगी गई पूंजी या याचित पूंजी कहते हैं। अब हमने तो मान लो पूरे 10 रुपए मांग लिए तो 35 लाख हो गए, ये 35 लाख की कैपिटल आपकी कॉल्ड अप कैपिटल है। जनता से मांगे हैं, जनता जमा करा रही है, तो जनता की इच्छा पर डिपेंड है, तो जनता ने जितना पैसा जमा कराया है वो कैपिटल कहलाती है आपकी पेड अप कैपिटल। जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड कैपिटल है, लेकिन जो मांग लिया और जनता से पैसा जमा हो गया वो कैपिटल क्या कहलाएगी आपकी, पेड अप कैपिटल। यानी अगर ऐसा हो, 1 मिनट के लिए मान लें कि हमने जनता को कहा भाई 3.5 लाख शेयर आपको दे रहे हैं हम, एक शेयर 10 का है, लेकिन बैलेंस शीट बनने तक 31 मार्च तक हम आपसे 8 रुपए मांग रहे हैं। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी बता रहे हैं अपन, 8 रुपए मांग रहे हैं, यानी 2 रुपए इस साल नहीं मांगेंगे। तो 8 रुपए से जो कैपिटल तैयार होगी वो कॉल्ड अप, जो 2 रुपए बचे जो अभी नहीं मांगे, बाद में जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे, वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगी आपकी, ठीक है। अब 8 रुपए के हिसाब से कंपनी की जो कैपिटल बननी चाहिए हमारी 3,50,000 और जनता से कहते हैं 8 रुपए जमा करा दो, तो हमारी जो कैपिटल तैयार होगी कितनी तैयार हो जाएगी, 28 लाख। हमने कहा भाई जनता अगर से 28 लाख रुपए मांगे हैं, जनता 28 लाख रुपए जमा करा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जमा नहीं कराए, कुछ बाकी रह जाए, तो बकाया इसमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जैसे मान लें 50,000 रुपए बाकी रह गए हमारे, अभी जनता ने नहीं दिए, तो हमारे पास जनता से 50,000 रुपए अगर नहीं मिले हमें, तो हमें 27,50,000 रुपए मिल रहे हैं। तो कंपनी का पैसा मांगा तो कंपनी ने 28 लाख था, लेकिन जनता ने 50,000 जमा नहीं कराया। इस जमा नहीं हुई राशि को बोलते हैं कॉल्सन एरर। आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, वो घटाएंगे। घटाने के बाद जो कैपिटल यानी जनता से जो राशि आपको प्राप्त हो गई वो कौन सी कैपिटल कहलाती है आपकी, पेड अप कैपिटल कहलाती है। लिखा हुआ है देखो, प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी का वह भाग होता है जो अंशधारियों द्वारा क्या कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। तो ये कंपनी की कैपिटल के पार्ट हैं। बैलेंस शीट में इसको किस तरह से दिखाया जाता है, अब हम उस पर आते हैं, क्योंकि इतनी सारी कैपिटल है तो ये किस तरह से दिखाएंगे। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी का प्रकटीकरण, यानी आप बैलेंस शीट में किस तरह से उसको दिखा रहे हो उसके लिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचित 3 के अंतर्गत कंपनी बैलेंस शीट में अपनी अंश पूंजी को प्रकट करती है। अंश पूंजी को प्रकट करने के लिए जो बैलेंस शीट है, यहाँ पूरी बैलेंस शीट नहीं बता रहा, सिर्फ कैपिटल का पार्ट बता रहा हूँ कि जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे किसी कंपनी की, तो उसकी जो लायबिलिटी साइड होती है, आपको पता होना चाहिए कैपिटल लायबिलिटी साइड आती है। तो कंपनी की जो लायबिलिटी साइड होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलते हैं, उसमें पहला पार्ट आता है शेयर होल्डर फंड का। पहला पार्ट क्या आता है आपका, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ये दूसरा पार्ट होता है। तो अभी तो अपन कैपिटल की बात कर रहे हैं, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस पे बाद में डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डर फंड जो है उसका फर्स्ट पार्ट होता है शेयर कैपिटल। इसका हम यहाँ नोट बनाते हैं, ठीक है। नोट का मतलब इसकी वर्किंग डिटेल, नोट नंबर 1 में वर्किंग डिटेल मिलेगी और उसकी करंट ईयर प्रीवियस ईयर की अमाउंट हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये जो नोट है, नोट का मतलब नीचे वर्किंग नोट बना रखा है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी लिखोगे उस नंबर पे इसका वर्किंग नोट होगा। उसमें हम कंपनी की सारी डिटेल बताएंगे, क्या क्या डिटेल है। देखो हमारी नोट में नोट नंबर 1 दिखा रहा है तो यहाँ 1 लिख देना, नोट नंबर 2 दिखा रहे तो 2 के नाम से दिखा देना, जो भी नोट नंबर है। सबसे पहले हमारी शेयर कैपिटल में सबसे पहले कौन सी कैपिटल आई थी, एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल अपन 5 लाख रुपए मान के चल रहे थे ना, तो ये 5 लाख रुपए की कैपिटल, 50 लाख की कैपिटल, सॉरी 50 लाख में इक्विटी शेयर भी आ गए और 50 लाख में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गए आपके। तो दोनों में से कितने तो प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने इक्विटी शेयर हैं, उनको अलग अलग दिखा देंगे कि भाई 50 लाख में से 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, बाकी 40 लाख के इक्विटी शेयर हैं। तो वैसे रेशियो में दिखा देंगे, जो भी कंपनी डिसाइड करेगी। हमारे पास जो शेयर अपन ने इशू किए
यानी एथोराइज कैपिटल में से पब्लिक को खरीदने के लिए कितने के ऑफर किए, तो हमने कहा था भाई हम 4000 शेयर इशू कर रहे हैं, हम 5 लाख शेयर में थे 4 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, तो 4 लाख शेयर इशू करेंगे तो कैपिटल 4 लाख से तैयार होगी। मान लेते हैं इक्विटी शेयर ये पूरे के पूरे, तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, तो हमारी 40 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या कहलाएगी, आपकी इशूड कैपिटल कहलाएगी। प्रेफरेंशियल नहीं मान रहे, अभी एक ही कैपिटल समझने ले लेते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल यानी जो जनता ने खरीदी है आपसे, तो जनता ने जो खरीदी है उनसे आपने कितने रुपए मिल गए, पूरे 10 रुपए मिल गए तो फुली पेड अप कहलाएगा। अगर पूरे फुली पैसे नहीं मांगे तो वो कहलाएगा नॉट फुली पेड अप। 10 रुपए का शेयर मान के चले थे, पूरे 10 रुपए मांग लिए आपने तो वो फुली पेड अप बन जाएगा, और 10 का शेयर है लेकिन अभी 8 रुपए मांगे हैं तो वो पार्टली पेड अप हो जाएगा, नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। जैसे अपन लेके चल रहे थे कि हमने 3.5 लाख शेयर जनता ने खरीदे हैं और 10 का एक है, लेकिन जो हमारी कॉल्ड अप है वो 8 रुपए है, तो 8 रुपए के हिसाब से हमारे पास 28 लाख रुपए की पूंजी आई थी हमारे पास, और उस 28 लाख में से जो पैसा नहीं मिला हमें कॉल्स इन एरर के रूप में, वो 50,000 अपन ने क्या कर रहे थे, लेस किए थे। लेस करने के बाद 27,50,000 की कैपिटल दिखाएंगे। ये कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है, आपकी पेड अप कैपिटल कहलाती है। सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्स इन एरर प्रेफरेंशियल का होगा तो प्रेफरेंशियल में से लेस कर देंगे। शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट अगर है तो वो ऐड हो जाएगा, तब जाके जो अमाउंट आएगी वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बात करेंगे अपन शेयर फॉरवर्डेड क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा आपका। तो इस तरह से कंपनी का वर्किंग नॉट बनता है पहले कैपिटल का, फिर जो कैपिटल की मेन कैपिटल जो आ रही है हमारे पास, उस कैपिटल को अपन यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ 27,50,000 दिखा देंगे कि कंपनी की कैपिटल इतनी है जिसे अपन बैलेंस शीट के टोटल में इंक्लूड करेंगे। तो डिटेल अपन नोट बना के लिखते हैं और उसकी नेट अमाउंट यहाँ पर अपन प्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि कंपनी की जो कैपिटल है, वो तो हमने बात कर ली कैपिटल कितने तरह की होती है, क्या होती है, लेकिन अंश जो होते हैं वो जनता को बेचेंगे तभी तो कैपिटल तैयार होगी। तो जनता को जो हम अंश खरीदने के लिए कह रहे हैं उनको बोलते हैं अंशों का निर्गमन। और ये अंशों का जो निर्गमन होता है, अंशों का निर्गमन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है सममूल्य पर और दूसरा होता है हमारा प्रीमियम पर। यह अंश सममूल्य पे क्या होता है, प्रीमियम पे क्या होता है, इन पर डिस्कस कर लें अपन कि कंपनी का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, अंकित मूल्य 100 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, 20 रुपये हो सकता है। ये कंपनी खुद निर्धारित करती है, पहले से डिसाइडेड नहीं है कि भाई कंपनी का मूल्य क्या होगा, ये कंपनी के ऊपर निर्धारित करता है। अपन अभी सवाल जो लेके चल रहे थे उसमें 10 रुपये लेके चल रहे थे, तो वापस यहाँ भी 10 रुपये लेते हैं कि कंपनी अपने अंश का मूल्य कितना निर्धारित कर रही है, 10 रुपये निर्धारित कर रही है। अंकित मूल्य यानी कि कंपनी की MRP एक तरह से कि शेयर का मूल्य कितना निर्धारित हो रहा है, 10 रुपये निर्धारित हो रहा है। अगर 10 रुपये का अंश है और आप जनता को भी 10 रुपये में ही बेचते हो, ना कम ले रहे हो ना ज्यादा ले रहे हो, तो कंपनी अगर 10 रुपये की चीज 10 रुपये पर इश्यू करेगी तो वो क्या कहलाएगा आपका सममूल्य पर, इंग्लिश में बोल रहे हैं एट पार पर। तो क्या बोल रहा है, देखो जब कंपनी अपने अंशों का अंकित मूल्य फेस वैल्यू जो भी है पर जनता को निर्गमन करती है तो उसे क्या बोलते हैं, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। तो जो मूल्य कंपनी ने निर्धारित किया है, 10 रुपये निर्धारित किया है और 10 रुपये में जनता को निर्गमित कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका सममूल्य। और जस्ट उल्टा कि अगर 10 रुपये का शेयर है और आप उसके कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हो, 10 रुपये का शेयर और आप कह रहे हो भैया मैं तो 15 में दूंगा, अंकित मूल्य तो अपन ने कितने निर्धारित कर रखा है, 10 रुपये निर्धारित कर रखा है, लेकिन कंपनी कह रही है आपको ये अंश कितने का मिलेगा, 15 रुपये का मिलेगा। तो कंपनी अगर अपने अंशों पर कुछ अतिरिक्त पैसा मांगती है तो वो क्या कहलाता है आपका प्रीमियम। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो इसे अंशों पर प्रीमियम निर्गमन कहते हैं। अंशों के निर्गमन मूल्य का उसके अंकित मूल्य से जो अधिक की होता है वो क्या कहलाता है आपका प्रीमियम कहलाता है। 10 रुपये का शेयर 15 में इशू कर रहे हैं तो ये 5 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये प्रीमियम ले रहे हैं अपन। क्या ले रहे हैं, ये अपन प्रीमियम ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, आप चाहें तो 10 रुपये का शेयर को 1,000 रुपये में भी बेच सकते हैं। तो 10 रुपये का शेयर 1,000 रुपये में कंपनी जनता को इशू कर दी तो 990 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है, वो 990 रुपये प्रीमियम हो सकता है। तो लिमिट नहीं होती कि भाई प्रीमियम अधिकतम कितना होगा, वो कंपनी की गुडविल पर डिपेंड करता है कि मार्केट में उसका अंश कितने में इशू हो सकता है, उसके हिसाब से प्रीमियम निर्धारित की जाती है।
नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कि ये जो प्रीमियम का पैसा इकट्ठा हो रहा है हमारे पास, एक्स्ट्रा 5 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका भी तो कोई यूटिलाइज होगा। तो इस प्रीमियम का क्या प्रयोग किया जा सकता है, हम उसकी बात करें। हमारे पास कुछ लिमिटेशन है जहां इस प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी यूज कर लेंगे, कुछ लिमिटेशन है वहीं इस प्रीमियम का यूज करते हैं। सबसे पहले देखा है कंपनी के जो प्रारंभिक व्यय होते हैं उनको एप्लीकेट करने में। तो प्रारंभिक व्यय क्या होंगे, कंपनी को स्टैब्लिश करने से पहले के जो खर्च होते हैं उन खर्चों को हम प्रारंभिक व्यय बोलते हैं। वो खर्चे आपको एप्लीकेट करने हैं, तो एप्लीकेट करने के लिए प्रीमियम का उपयोग किया जाता है आपका। दूसरा देखा है कंपनी के जो अंशधारी हैं उन अंशधारियों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित करने हैं। बोनस अंश का मतलब फ्री में शेयर देते हैं। अब ये फ्री में क्यों दे रहे हैं, इसका कुछ रीजन है, लेकिन अभी तो हम ये याद रख लें कि कंपनी फ्री में शेयर देती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, बोनस शेयर्स। तो अगर बोनस शेयर इश्यू करने के लिए फंड की जरूरत पड़ रही है तो वो भी हम प्रीमियम का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, प्रीमियम का उपयोग किसमें कर सकते हैं। तो प्रीमियम का उपयोग जो कर रहे हैं कंपनी अपने अंश या ऋण पत्र जो इश्यू करेगी उन पर जो खर्चा हो रहा है अभिगोपन कमीशन का, इनको एप्लीकेट करने में इसका यूज कर सकती है। इसके अलावा जो पूर्वाधिकार अंश हमारे पास बच रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर जो हमारे पास बच रहे हैं, उन प्रेफरेंस शेयर का जब शोधन करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर शोधनीय प्रकृति के होते हैं तो उनका पेमेंट करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर, एक और वर्ड होता है ऋण पत्र, डिबेंचर। डिबेंचर का एक पूरा चैप्टर है, वहां और पढ़ेंगे अपन डिबेंचर क्या होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर और ऋण पत्र जब आप इनका शोधन प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी इनका पैसा प्रीमियम पे चुकाया जाएगा, तो उस प्रीमियम का अरेंजमेंट अपन सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कंपनी के समतांश हैं, उन समतांशों को अगर आप खरीदते हो, वापस खरीदते हो, तो उसे बायबैक बोलते हैं। उस बायबैक के लिए भी हम प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रीमियम का यूज, ये जो पॉइंट हमने पढ़े, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इन्हीं में यूज हो सकता है। अन्य परिस्थितियों में प्रीमियम का यूज करते हुए नहीं कर सकते, यानी आप कहीं भी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते। जो ये कंडीशन है इन्हीं में प्रीमियम का यूज किया जाएगा आपका। प्रीमियम का लेखा, यानी हम जो अंशों का निर्गमन का लेखा, तो अंशों का निर्गमन जो होता है वो किस प्रकार होता है, ये हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं कि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करेगी तो किस प्रकार से करती है। थैंक यू वेरी मच।